दोस्तों 11 जुलाई 1969 अपोलो 11 एयरक्राफ्ट धरती से चांद के लिए उड़ान भरता है और उसके 4 दिन बाद 20 जुलाई को वो चांद के ऑर्बिट में एंटर करता है। और दोस्तों इसी के बाद एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका कि नाम नील आर्मस्ट्रांग था वो चांद की धरती पर पहला कदम रखते हैं। और इसके बाद इन्हीं के एक साथी जिनका कि नाम बज एल्ड्रिन था वो भी चांद पर कदम रखते हैं। अब दोस्तों इसके बाद लगभग 12 एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर उतारा जा चुका है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को यह मानना है कि जो ये मून लैंडिंग है ये बिल्कुल बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब दोस्तों ऐसा मैक्सिमम जो रशियन चाइनीज लोग वो मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो अमेरिका था उसने केवल ऐसे ड्रामा रचा था ताकि वो स्पेस रेस में यूएसएसआर को पीछे छोड़ सके। अब दोस्तों बहुत सारी थ्योरीज है जिनमें बताया जाता है कि जो मून लैंडिंग वो बिल्कुल फेक है और ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये मून लैंडिंग थी वो बिल्कुल फेक है या फिर असल में की गई थी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोल है, चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन एपिसोड को। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone. अब दोस्तों इन मून मिशनों की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 1961 को, जब यूएसएसआर अपने एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, वो थे यूरी गागरिन। इसके बाद नासा और अमेरिका दोनों पर ही काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि इससे पहले यूएसएसआर ने सबसे पहले अपनी एक सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था उसको स्पेस में लॉन्च कर दिया था। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket. Number 1, the booster, in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age. अब अमेरिका चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि जो यूएसएसआर उस स्पेस में बिल्कुल पीछे रह जाए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना मून लैंडिंग करे और सबसे पहले मून पर जाकर वो एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर देंगे जिससे जो यूएसएसआर हमेशा हमेशा के लिए स्पेस रेस में पीछे रह जाएगा। अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा को एक अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें दशक खत्म होते होते मून मिशन चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। We shall send to the moon 240,000 miles away a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? अब दोस्तों चांद पर जाना हलवा थोड़ा ही है जो सभी पहुंच जाए। अगर इतना ही आसान होता तो पाकिस्तान भी चांद पर होता, पर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि धरती और चांद के बीच की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है और इतनी दूर एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ भी हो सकता था जिनमें सभी की मौत भी हो सकती थी। अब दोस्तों प्रेसिडेंट ने वादा तो कर दिया था पूरी दुनिया से कि वो दशक खत्म होते होते चांद पर पहुंच जाएंगे, पर उनके इस वादे और प्रॉमिस में पूरी दुनिया उनके पर हंसने लगती है, क्योंकि सभी को पता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर ना तो फोन थे ना इंटरनेट थे और कंप्यूटर इतने बड़े बड़े होते थे कि उन्हें पूरे कमरे में रखा जाता था, ना कि आज के टाइम के छोटे छोटे कंप्यूटर। अब दोस्तों 1963 से लेकर 1967 तक नासा ने काफी सारे मिशन किए जिसमें वो सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके ताकि उन्हें बाद में मिशन के लिए कोई भी खतरा ना हो। इसके लिए दोस्तों नासा को एडिशनल $10 बिलियन तक का बजट दिया गया था, जो कि दोस्तों उस टाइम पर काफी ज्यादा था। अब दोस्तों 27 जनवरी 1967 ये वो दिन था जब नासा ने एक मैन मिशन प्लान किया ताकि वो चांद पर जा सके। पर दोस्तों जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है वो स्पेस में फट जाता है, जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट की दर्दनाक मौत हो जाती थी। पर दोस्तों फिर भी नासा ने हार नहीं मानी, उसने एक के बाद एक कई सारे ऐसे ही मिशन प्लान किए ताकि वो आगे जाकर चांद पर पहुंच सके। इसीलिए दोस्तों हमें नासा को सैल्यूट करना चाहिए कि उसने यहाँ पर हार नहीं मानी, जिसमें उनके 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हो चुकी थी। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया गया जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे और ये मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया गया जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट चांद के पास गए थे और लगभग 3 महीने बाद ही मार्च 1969 में एक और मिशन लॉन्च कर दिया गया जो कि था अपोलो 9, जिसमें ल्यूनार मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था। मई 1969 को एक और फुल मिशन अपोलो 10 लॉन्च किया गया जिसमें लैंडिंग को छोड़कर बाकी सारी टेस्टिंग कर ली गई थी। अब आया दोस्तों वो ऐतिहासिक दिन 16 जुलाई 1969 का, जब अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर दिया गया जिसे करीब करीब आधी दुनिया ने देखा था। अब दोस्तों मिशन काफी तरीकों से खास था क्योंकि उस समय इंसान एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट का गवाह बनने थे जिसमें जो ह्यूमन थे पहली बार किसी भारी सेलेस्टियल बॉडी पर कदम रखने वाले थे। अब दोस्तों इस मिशन में टोटल 3 एस्ट्रोनॉट थे जिनके के नाम थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अब दोस्तों पहले तो एस्ट्रोनॉट को तो सभी जानते हैं जिसमें शामिल है नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। पर तीसरे एस्ट्रोनॉट जिनका के नाम माइकल कॉलिंस था उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी कि वो हकदार है,
क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये मिशन कभी सक्सेसफुली ना होता। दोस्तों उस टाइम पर ल्यूनार मॉड्यूल में थे, जहाँ से वो 3 एस्ट्रोनॉट को कमांड दे रहे थे ताकि वो चांद पर कहीं भी भटके ना। और दोस्तों रॉकेट के लॉन्च होने के 10 मिनट बाद वो धरती को छोड़कर स्पेस में आ चुका था, और धरती के 1.5 चक्कर लगाने के बाद और परमिशन मिलते ही वो चांद की तरफ रवाना हो चुका था। और अब दोस्तों मिशन पूरी तरह से शुरू हो चुका था, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट वो चांद की तरफ बढ़ने वाले थे। अब तक दोस्तों 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं पहुंचे थे, तो अपने स्पेस का अपने खाना खाते, फोटो खींचते और सो जाते। मतलब इनका सोचा कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो नल्ले बैठे थे। अब दोस्तों आया वो ऐतिहासिक दिन, यानी कि लैंडिंग वाला दिन, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 19 जुलाई को जो ल्यूनार मॉड्यूल था वो कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। कमांड मॉड्यूल में मौजूद थे एक एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस, जो कि उस टाइम पर पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले थे, जिन्हें ना तो कोई देख सकता था और ना ही कोई सुन सकता था। और दोस्तों तो चांद के डार्क साइड में जाते हैं तो 10 मिनट के लिए उनका कॉन्टैक्ट नासा से भी टूट गया था। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस समय वो 10 मिनट उनके लिए कितने ज़्यादा भयानक रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ना तो कोई देख सकता था और ना ही कोई सुन सकता था। और उस समय उनके नुकसान कोई हादसा भी हो जाए जिसके बारे में दोस्तों किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें ल्यूनार मॉड्यूल की, तो वो लैंडिंग की तैयारी करने लगा था, पर चांद की खूबसूरती को देखते देखते वो लोग भूल गए कि वो एक्चुअल साइड से करीब 4 मील दूर आ गए हैं। 8:16 एक अलार्म बजा जो कि फ्यूल इंडिकेटर था, यानी कि अब केवल 5 मिनट का फ्यूल बचा था। पर लास्ट 30 सेकंड में ल्यूनार मॉड्यूल सेफली लैंड कर जाता है। अब दोस्तों तो नील आर्मस्ट्रांग थे वो धरती पर एक मैसेज भेजते हैं कि हमने चांद की सरफेस पर सेफली लैंड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों वो चांद की धरती पर पहला कदम रखते हैं। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The 11 foot beds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. अब आप सोच रहे हो कि दूसरा कदम किसने रखा, तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर दूसरा कदम भी उन्होंने रखा था, क्योंकि चांद पर लंगड़ी लंगड़ी खेलने तो गए नहीं रहे। इसके बाद उनके साथी बज़ लाइटनिंग ने चांद पर कदम रखा, और जिसके बाद करीब 22 घंटों तक चांद पर रहते हैं। साथ ही वो आते वक्त करीब 23 किलो की मिट्टी में लेकर आते हैं ताकि उसकी जांच कर सकें कि आखिर चांद की मिट्टी में आखिर ऐसा क्या क्या है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पर छोड़ कर आए थे। दोस्तों 24 जुलाई को ये 3 एस्ट्रोनॉट अर्थ की ऑर्बिट में एंट्री करते हैं और सेफली समुद्र में लैंड कर जाते हैं, जहाँ से यूएस नेवी इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। पर इसके बाद भी इन्हें करीब 21 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि अगर कोई वायरस इनके साथ आया हो तो वो मारा जाए। मून लैंडिंग और सभी एस्ट्रोनॉट की सेफली रिटर्न ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया, और ये 3 एस्ट्रोनॉट रातों रात सुपर हीरो बन गए थे। अब आइए दोस्तों थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि जो मून लैंडिंग था वो बिल्कुल फेक था और नासा का मास्टर प्लान था ताकि वो स्पेस रेस में आगे जा सके। अब दोस्तों ऐसा क्यों है कि जिसके बारे में यूएसएसआर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मून लैंडिंग बिल्कुल सही है और ये हुई थी, तो फिर भी बहुत सारे लोग इसे फेक बताते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि जब आप किसी की चीज़ के बारे में मानना नहीं चाहते, आप ये जानना ही नहीं चाहते कि आखिर वो चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, तो आप उस चीज़ को फेक बताने लगते हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम डाल देते हैं ताकि लोगों को लगे हाँ ये चीज़ बिल्कुल बकवास है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब वीडियो में जो झंडा लहराता दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि चांद पर ना तो एटमॉस्फेयर है। अब ये झंडा काफ़ी खास था क्योंकि इसमें एक हॉरिजॉन्टल रोड लगा दी गई थी ताकि झंडा हमेशा स्ट्रेट रहे। हमें ये उन वीडियोस में लहराता दिखता है जब एस्ट्रोनॉट उसे ज़मीन में गाड़ रहे थे ताकि वो सीधा खड़ा रहे। साथ ही इसमें एक एल्यूमिनियम रोड भी लगाई गई थी ताकि ये स्प्रिंग की तरह मूवमेंट करे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो नील आर्मस्ट्रांग ने फोटो खींची थी उसमें जो आसमान है वो बिल्कुल काला क्यों दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों सीधा सा आंसर है, जब चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उसकी लाइट है, तो सूरज की लाइट वहाँ पर आती है, वो स्कैटर कहाँ पर होगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो स्टार्स है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो दोस्तों उस टाइम पर जो कैमरा थे वो इतने हाईटेक नहीं थे कि वो डिम स्टार को भी कैप्चर कर सके, इसलिए वहाँ पर ना तो कोई स्टार दिखाई दे रहे और ना जो आसमान है वो काले के अलावा कोई और रंग में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मून मिशन है वो बिल्कुल पैसा की बर्बादी थी। इसके अलावा जो पैसे मिले थे इनसे हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते। पर दोस्तों असल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि जो ह्यूमैनिटी है उसके पल के अगले 1000 साल ही मौजूद है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 1000 सालों के दौरान कोई उल्कापिंड धरती से टकरा जाए। Encouraging a public interest in space has always been important to me. I think it is important we continue human space exploration. I believe that the long-term future of the human race must be in space, and that it represents an important life insurance for our future survival, as it could prevent the disappearance of humanity by colonizing other planets. अब दोस्तों हमें तो पता है कि साइंस की क्या वैल्यू है और साइंस क्यों जरूरी है। अब दोस्तों जिन्हें लगता था कि पृथ्वी चपटी है और जो पुराना टाइम वो सबसे बेहतर था, उन्हें पास्ट में ही जीने दो, उन्हें जैसा करना उन्हें वैसे करने दो। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपकी मून लैंडिंग के बारे में क्या रहे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।